जय भारत। दोस्तों, द वर्ल्ड ऑफ नैनो में हमारा आज का विषय है कार्बन नैनो ट्यूब्स। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दिन इंसान धरती से अंतरिक्ष तक वैसे पहुंच सकेगा जैसे कि आज लिफ्ट द्वारा इंसान मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक पहुंच सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्पेस एलिवेटर के बारे में। स्पेस एलिवेटर इंसान को धरती से अंतरिक्ष की कक्षा में ले जाकर स्पेस स्टेशन तक पहुंचा देगा। जी हाँ, ये सब मुमकिन है नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से, यानी कि कार्बन नैनो ट्यूब्स की वजह से। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कार्बन नैनो ट्यूब्स है क्या। कार्बन एटम्स की एक अणु बराबर पतली परत से बनाई गई ट्यूब कार्बन नैनो ट्यूब कहलाती है। कार्बन नैनो ट्यूब अद्भुत गुणों से युक्त सिलेंडर नुमा आकृति के कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, जिनका कई कार्यों में उपयोग हो सकता है, जैसे नैनो इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और मटेरियल एप्लीकेशंस इत्यादि। कार्बन नैनो ट्यूब में अद्भुत तनन क्षमता और बेजोड़ इलेक्ट्रिकल गुण होते हैं। साथ ही ये जबरदस्त हीट कंडक्टर्स भी होते हैं। नैनो ट्यूब को बकी ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। ये फलरन स्ट्रक्चरल फैमिली का सदस्य है। बकी बॉल भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? मैं बताता हूँ। बकी बॉल गोलाकार होते हैं, जबकि नैनो ट्यूब सिलेंडर नुमा आकार के होते हैं, जिनका एक सिरा अर्ध गोलाकार बकी बॉल की तरह बंद रहता है। ऐसे इनके नाम इनके आकार के आधार पर रखे गए हैं। एक नैनो ट्यूब का व्यास चंद नैनोमीटर होता है, यानी कि मनुष्य के एक बाल से लगभग 50,000 गुना पतला, लेकिन इसकी लंबाई कई सेंटीमीटर तक हो सकती है। 1991 में सुमियो इजिमा नामक जापानी वैज्ञानिक ने सबसे पहली बार कार्बन नैनो ट्यूब को देखा था। कार्बन नैनो ट्यूब हीरे से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। ये कुदरती ढंग से स्वयं को रस्सियों की तरह संयुक्त करने की क्षमता भी रखते हैं। उच्च दाब के अंतर्गत नैनो ट्यूब आपस में मिलकर असीम लंबाई वाले अत्यंत मजबूत ऐसे वायर के निर्माण की संभावना दर्शाते हैं, जो इन हाई प्रेशर नैनो ट्यूब्स को जोड़ने से बनेगा। कार्बन नैनो ट्यूब्स दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब और दूसरा मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब। कार्बन अणुओं की एक अणु बराबर परत को सिलेंडर नुमा आकार में मोड़कर जो जोड़ रहित ट्यूब बनेगी, वो सिंगल वॉल्ड नैनो ट्यूब कहलाएगी। और कई सिंगल वॉल्ड नैनो ट्यूब को एक के भीतर एक रखते जाने से जो ट्यूब बनेगी, वो मल्टी वॉल्ड नैनो ट्यूब कहलाएगी। यदि ये भीतर से खाली न हो तो वो कार्बन नैनो वायर नाम से जानी जाएगी। एक नैनो ट्यूब का व्यास 1 नैनोमीटर होता है, जबकि लंबाई इससे हजारों गुना ज्यादा हो सकती है। सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब के 3 प्रकार होते हैं। ये तीनों ही प्रकार कार्बन परत के लपेट के आधार पर बनते हैं। इसके नाम है, पहला जिगजैग कार्बन नैनो ट्यूब, दूसरा आर्मचेयर कार्बन नैनो ट्यूब और तीसरा चिरल कार्बन नैनो ट्यूब। कार्बन नैनो ट्यूब में उच्च कोटि की तनन क्षमता होती है। सिंगल वॉल कार्बन नैनो ट्यूब की तनन क्षमता 63 गीगापास्कल मापी गई है, जबकि हाई कार्बन स्टील की तनन क्षमता सिर्फ 1.2 गीगापास्कल के लगभग होती है। कार्बन नैनो ट्यूब्स यानी कि CNT में बहुत ही लचक यानी कि इलास्टिसिटी होती है। इसके अलावा ये कार्बन नैनो ट्यूब्स तांबे से भी बेहतर विद्युत संवाहक होते हैं और हीरे से भी बेहतर ताप संवाहक। कार्बन नैनो ट्यूब को मोड़ने पर इसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। मोड़ने पर ये एक ओर से मेटालिक होता है और दूसरी ओर से सेमीकंडक्टिंग। ऑर्गेनिक नैनो ट्यूब हवा में नहीं जलते। ह्यूमन क्लोनिंग का आधार है DNA टेम्पलेट। कार्बन नैनो ट्यूब में DNA भी डिजाइन किए जा सकते हैं। अरे वाह! कार्बन नैनो ट्यूब की इतनी सारी खूबियाँ सुनकर तो लगता है कि इन्हें करिश्माई नैनो ट्यूब कहा जाए। कार्बन नैनो ट्यूब की सारी खूबियाँ तुमने जानी ही कहाँ हैं। और भी अनेकों खूबियाँ हैं कार्बन नैनो ट्यूब में। कार्बन नैनो ट्यूब के भीतर पानी जम नहीं सकता, भले ही तापमान क्रायो टेम्परेचर तक पहुंच जाए। एक मिनट, ये क्रायो टेम्परेचर है क्या चीज? कोई भी तापमान जो -150 डिग्री सेल्सियस से -273.15 डिग्री सेल्सियस तक हो, क्रायो टेम्परेचर के अंतर्गत आता है। मगर इतनी ठंड में भी कार्बन नैनो ट्यूब के भीतर का पानी जम क्यों नहीं पाता? सीधी सी बात है, कार्बन नैनो ट्यूब के भीतर इतनी जगह ही नहीं होती कि पानी के अणु
हिमकण बना सकें। हिम बनाने को कई अणुओं को एक जगह एकत्र होने लायक जगह तो चाहिए ना। ओह, नैनो मटेरियल्स या नैनो डिवाइसेस की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक बहुत उपयोगी इंस्ट्रूमेंट है। जैसे एक साधारण माइक्रोस्कोप में या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में लाइट या प्रकाश की किरणों से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन वेव से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। साधारण माइक्रोस्कोप में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 100 या 1000 गुना बड़ा करके या मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम किसी ऑब्जेक्ट को 1 लाख या 10 लाख या उससे भी ज़्यादा मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कार्बन नैनो ट्यूब से बनने वाले नैनो सेंसर्स के बारे में। आप इन्हें ऐसे कृत्रिम सेंसर्स कह सकते हैं जिनमें चक्कर या सूंघ कर पता लगाने की अद्भुत क्षमता हो। द्रव पदार्थों में ये नैनो जीव का कार्य करेंगे। इनकी क्षमता का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिटी वाटर रिजर्वायर जैसे विशाल जल भंडार में कोई एक बूंद जहर का मिला दे तो नैनो सेंसर्स उनका तुरंत पता लगा लेंगे और उनके बारे में सटीक जानकारी भी देंगे। विभिन्न डीएनए स्ट्रैंड से युक्त ये ऐसे कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं जिन्हें खोज के कार्य में प्रयुक्त किया जाएगा। शोधकर्ताओं का दावा है कि तरह तरह के लाखों करोड़ों अणुओं की भीड़ में भी ये किसी खास अणु का पता लगा सकते हैं। शोधकर्ताओं ने 5 भिन्न प्रकार की रासायनिक गंधों पर नैनो सेंसर्स का परीक्षण किया। इनमें मेथनॉल या डीएनटी जैसे रसायन भी थे जो सामान्यतः मिलिट्री विस्फोटकों में इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्होंने पाया कि ये नैनो सेंसर्स हवा में सूंघकर या पानी में चखकर टारगेट मॉलिक्यूल्स का पता लगा सकते हैं। साथ ही आंतरिक सुरक्षा तथा मेडिकल जांच के क्षेत्र में उनके उपयोग की जानकारी भी दे सकते हैं। ये नैनो सेंसर्स बाहरी संकेतों के प्रति अति सेंसिटिव 2 मॉलिक्यूल्स के सहयोग से बनाए जाते हैं। इनमें एक है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो डिटेक्टर का काम करता है और दूसरा है कार्बन नैनो ट्यूब जो ट्रांसमीटर का काम करता है। प्रत्येक नैनो ट्यूब का आकार 1 मीटर के 1 खरबवें हिस्से के बराबर होता है। इस सूक्ष्म आकार के आधार पर यह विश्वास किया जा सकता है कि इन नैनो सेंसर्स की एक छोटी सी टुकड़ी किसी भी वातावरण के बीच में पैसिव डिटेक्शन सिस्टम की तरह कार्य कर सकती है। नैनो सेंसर की सतह सेल्फ रीजनरेटिंग होती है, इसलिए हम सेंसर को 50 बार प्रयोग में ला सकते हैं, यानी इन्हें बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यों ही डीएनए अपने टारगेट मॉलिक्यूल को पकड़ता है, नैनो ट्यूब्स तुरंत उसकी सूचना दे देते हैं। सिंगल वॉल्ट नैनो ट्यूब कार्बन मॉलिक्यूल्स के सिंगल शीट को रोल करके आपस में जोड़ने के बाद बनती है। ये एक ऐसी अनोखी ट्यूब है जिसमें एक ही अणु अंदर और बाहर दोनों तरफ रहता है। नैनो ट्यूब के कई उपयोग हो सकते हैं। ये अपने माहौल के इलेक्ट्रोस्टैटिक वेरिएशन के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, चाहे वो माहौल जल का हो या वायु का। नैनो सेंसर्स का डीएनए वाला अंश जो ही टारगेट मॉलिक्यूल को पकड़ता है, नैनो ट्यूब के समीप विद्युत तरंगों में हल्का सा परिवर्तन आ जाता है और नैनो ट्यूब्स तुरंत सिग्नल द्वारा उसकी जानकारी दे देते हैं। ये नैनो सेंसर्स विविधतापूर्ण और जटिल वातावरण के बीच भी अपने टारगेट मॉलिक्यूल्स को पकड़ लेते हैं। यानी उपयुक्त पहचान प्रणाली और संकेत देने की खूबी से प्रोग्राम किए गए 100 सेंसर्स की एक एरे अगर पहचान के कार्य में लगाई जाए तो जटिल वातावरण में भी हल्के से हल्के गंध का पता लगाया जा सकता है। कई शोधकर्ताओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने कार्बन नैनो ट्यूब पर आधारित ऐसे एयर फिल्टर और वाटर फिल्टर तैयार भी कर लिए हैं जो न केवल विषाणुओं और बैक्टीरिया को रोक देते हैं बल्कि उन्हें नष्ट करने की भी क्षमता रखते हैं। अब तो व्यवसाय के क्षेत्र में कार्बन नैनो ट्यूब का प्रयोग होने लगा है
और उससे बनने वाले कई प्रोडक्ट्स बाजार में भी मिलने लगे हैं। अरे वाह! क्या आप ऐसे कोरोनरी पेसमेकर की कल्पना कर सकते हैं जो शरीर के रक्त प्रवाह से ही अपने लिए ऊर्जा बना सके, यानी कि जिसे चलाने के लिए बैटरी की जरूरत ही ना पड़े? नहीं ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और रेमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर के शोधकर्ताओं ने कार्बन नैनो ट्यूब के एक विशिष्ट गुण की खोज की। वो ये है कि 1 नैनोमीटर व्यास वाले बारीक कार्बन नैनो ट्यूब द्रवों की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए हार्ट लंग मशीन में खून के प्रवाह को नियंत्रित करने वाला एक छोटा उपकरण लगाना होगा। कार्बन नैनो ट्यूब के ऊपर जब कोई तरल बहेगा तो वो बहाव की दिशा में एक इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करेगा। नैनो ट्यूब फ्लो सेंसर्स की तरह इस प्रवाहमान तरल से उत्पन्न होने वाली मैकेनिकल एनर्जी को मापे जा सकने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देंगे। यदि तरल का वेग 1 सेकंड में 1 मीटर के 10 लाखवें भाग के बराबर भी हो तो 1 माइक्रोमीटर पतले और 1 मिलीमीटर लंबे एक नैनो ट्यूब बंडल द्वारा उत्पन्न ऊर्जा एक पेसमेकर को चलाने के लिए पर्याप्त होगी। बात कुछ ढंग से समझ में नहीं आई। इसमें न समझने लायक क्या है? देख, मैं समझाता हूँ। शरीर में खून बहता है, हाँ बहता है। बहाव से मैकेनिकल एनर्जी पैदा होगी। कार्बन नैनो ट्यूब इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देंगे। तो क्या, सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक पेसमेकर को आसानी से चला सकेगी। यानी बैटरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, यदि इस उपकरण को और छोटा किया जाए तो इसे लिक्विड की ओर भी न्यून मात्रा में प्रयुक्त किया जा सकता है, जैसे कि शरीर की कोशिकाओं में। इससे बायोमेडिकल एप्लीकेशंस में इसके उपयोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यस! एक साधारण माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम प्रकाश की किरणों या लाइट वेव्स का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन वेव्स का इस्तेमाल करके नैनो पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन वेव्स की वेवलेंथ 1/10 ऑफ ए नैनोमीटर या नैनोमीटर का 10वां हिस्सा होती हैं। इस तरह नैनो मटीरियल्स या नैनो रॉड्स, नैनो डिवाइसेस को मैग्नीफाई करके हम नैनोमीटर या उससे भी कम एटॉमिक स्केल तक उनकी स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। ये जिंक ऑक्साइड नैनो रॉड का हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ एक मैग्नीफाइड इमेज है। इसमें हम एटॉमिक प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर या सरफेस के ऊपर कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिफेक्ट है उसको स्टडी कर सकते हैं। एक अनूठे प्रयोग से यह सिद्ध हुआ है कि अगर एक खास ढंग से इन नैनो ट्यूब्स में विद्युत प्रवाहित किया जाए तो इनसे इंसानी मसल्स की तरह भी काम लिया जा सकता है। नैनो ट्यूब यहाँ एक्चुएटर्स की तरह कार्य करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देंगे। शोधकर्ताओं के अनुसार ये नैनो ट्यूब मसल्स इंसानी मसल्स से ज्यादा भार सहन करने में सक्षम होंगे, साथ ही जोर उत्पन्न करने में भी। कार्बन नैनो ट्यूब्स इतने चमत्कारिक गुणों वाले हैं कि इन्हें मोबाइल फोन बैटरीज में इलेक्ट्रोड की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, शोधकर्ताओं ने कार्बन टेक्नोलॉजी रॉ मटेरियल यानी कार्बन नैनो ट्यूब से मोबाइल टर्मिनल के लिए एक छोटा फ्यूल सेल या इलेक्ट्रोड विकसित किया है, जो परंपरागत फ्यूल सेल से बेहतर है। ये कामयाबी कार्बन नैनो हॉर्न्स के बारीक और अद्भुत ढांचों के इस्तेमाल से मिली है। कार्बन नैनो ट्यूब तो समझे, किंतु कार्बन नैनो हॉर्न क्या है? ये भी एक किस्म के नैनो ट्यूब ही हैं। एक्सपेरिमेंटल मैन्युफैक्चरिंग में प्रयुक्त होने वाले नैनो ट्यूब को ही नैनो हॉर्न कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार हॉर्न या सींग जैसा यानी इर्रेगुलर होता है। ये लैपटॉप कंप्यूटर में लगने वाली लिथियम बैटरी से 10 गुनी अधिक क्षमता रखता है। भविष्य में इसके जरिए आप अपने कंप्यूटर को कई दिनों तक चला सकेंगे। इसकी खूबी ये है
कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच होने वाले केमिकल रिएक्शन से उत्पन्न ऊर्जा को सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर लेता है। वैज्ञानिकों ने कार्बन नैनो ट्यूब से कई मीटर लंबी ऐसी पारदर्शी शीट्स बनाई है जिनका कई तरह से उपयोग किया जा सकता है। इनसे गाड़ियों में ऐसी खिड़कियां बनेंगी जो ना सिर्फ खिड़की का बल्कि एंटीना का भी काम करेंगी। नैनो टेक्नोलॉजिस्ट ने नैनो ट्यूब्स की इन चादरों को बनाने की एक युक्ति निकाली। उन्होंने पहले ग्लास की सतह पर नैनो ट्यूब ग्रोथ को उत्प्रेरित करने वाले उद्दीपक की तह लगाकर नैनो ट्यूब का एक जंगल सा उगा लिया। फिर उन्होंने इस जंगल के एक सिरे पर एडहेसिव स्ट्रिप रखकर उसे ग्लास शीट पर खींचा। इससे शीट के सिरे पर उगा नैनो ट्यूब जंगल खींचता हुआ ग्लास शीट के ऊपर फैल गया। बस एंटीना का काम कर सकने वाली नई ग्लास शीट बन गई। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के गुण होने से कार्बन नैनो ट्यूब शीट्स नाड़ी विज्ञान से संबंधित सभी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी है। इन नैनो शीट्स के माध्यम से किसी एक विशेष नाड़ी या कोशिका समूह के बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा सकती है। कार्बन नैनो ट्यूब्स के अनगिनत उपयोग हैं। ये नई मानव कोशिकाएं उगाने के काम में एक सुरक्षित मचान का कार्य भी कर सकती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्पेस एलिवेटर के बारे में, यानी कि एक ऐसी लिफ्ट जिसमें आप बैठकर बड़े मजे से अंतरिक्ष तक पहुंच सकते हैं, वहां के स्पेस स्टेशन पर रह सकते हैं और वहां से धरती और अन्य ग्रहों का नजारा भी देख सकते हैं। अंतरिक्ष की जानकारियां हासिल करने के लिए और उपग्रहों को छोड़ने के लिए हमें अंतरिक्ष में बार-बार रॉकेट्स भेजने होते। उन्हें सही सलामत धरती पर वापस लाना और उनका दोबारा इस्तेमाल करना अब तक मुमकिन नहीं हो पाया है, यानी कि रॉकेट्स का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार हो सकता है। हमारा दूसरा विकल्प है स्पेस शटल्स, जिन्हें एक से अधिक बार अंतरिक्ष में भेजा तो जा सकता है, लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं। सन 1960 में एक रूसी वैज्ञानिक YN 800 तनाव ने एक ऐसे स्पेस टावर का विचार दुनिया के सामने रखा जहां बड़े सस्ते में अंतरिक्ष तक बार बार आया जाया जा सके। लेकिन उसका ये विचार एक सुखद कल्पना से ज्यादा कुछ भी सिद्ध न हो सका। फिर सन 1979 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक लेखक आर्थर सी क्लर्क ने अपने एक उपन्यास में स्पेस एलिवेटर की परिकल्पना को उजागर किया। वैज्ञानिकों ने उसकी इस परिकल्पना को ही आधार बनाकर स्पेस एलिवेटर बनाने की दिशा में कार्य आरंभ किया। परंतु इस विचार को साकार रूप देने के मार्ग में सबसे बड़ी समस्या उस केबल की थी जिसके सहारे स्पेस एलिवेटर की ट्रॉली धरती से अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से धरती को आ जा सके। ये केबल किस धातु का बने कि धरती से अंतरिक्ष तक के ट्रॉली के सफर के लिए पर्याप्त मजबूत और टिकाऊ रहे। मानव निर्मित उपग्रहों यानी सैटेलाइट्स का उदाहरण ले। ये एक जगह पर स्थिर जान पड़ते हैं क्योंकि ये धरती के साथ धरती के गति से घूमते हैं। धरती से इनकी दूरी होती है 35,786 किलोमीटर। 35,786 किलोमीटर लंबे केबल के भार को सहन करने के लिए हमें केबल के ऊपरी भाग के व्यास को लगातार बढ़ाते जाना होगा। मान लीजिए हम एलिवेटर चलाने के लिए कार्बन स्टील वायर का इस्तेमाल करते हैं। पृथ्वी की सतह पर यदि केबल का व्यास 1 मिलीमीटर हो तो 35,786 किलोमीटर दूर स्थित स्पेस स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते केबल का व्यास या मोटाई भी बढ़ाते हुए 4 अरब किलोमीटर की करनी होगी। कुल मिलाकर ये एक अव्यावहारिक विचार था। वो तो होगा ही। 4 अरब किलोमीटर डायमीटर वाली चीज को अंतरिक्ष तक ले जाना और उसे स्पेस स्टेशन में लटकाने की बात सोचना पागलपन के सिवा और क्या है। मगर अब नैनो टेक्नोलॉजी ने इस पागलपन को हकीकत में बदलने की संभावना जगा दी है। वो कैसे? कार्बन नैनो ट्यूब्स को जोड़कर बने केबल के जरिए। ये केबल पतला होते हुए भी बेहद मजबूत होगा। विभिन्न प्रकार के स्टील्स की तनन क्षमता 1 से 5 गीगापास्कल तक की होती है, परंतु सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब की तनन क्षमता 63 गीगापास्कल की होती है। यदि लाखों करोड़ों आपस में गुंथे कार्बन नैनो ट्यूब से एक पतली केबल बनाई जाए तो ये बेहद मजबूत तो होगी ही, साथ ही इतनी पतली भी होगी कि एलिवेटर को इस पर आसानी से चलाया जा सके। देखा आपने, अब स्पेस एलिवेटर का सपना साकार होने में कोई दिक्कत नहीं रह गई है। वैज्ञानिकों की यह उम्मीद है कि सन 2008 तक स्पेस एलिवेटर की पूरी टेक्नोलॉजी विकसित करके उसका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा
और 2018 तक पहला स्पेस एलिवेटर अपनी अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल पड़ेगा। तब तो धरती वासियों के मजे हो जाएंगे। जब भी चाहा एलिवेटर में बैठकर अंतरिक्ष की सैर के लिए निकल पड़ेंगे। हाँ, मजे की बात ये होगी कि ये बहुत सस्ता भी पड़ेगा। और अब वक्त है सवाल जवाब का। कॉन्टेस्ट नंबर 7 में पूछे गए प्रश्न का सही जवाब है और इसका सही उत्तर भेजने वाले 5 विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। विश्वजीत पाल भदोई यूपी से, सिद्धांत फड़ते गोवा से, देवानंद घोलाप परभनी महाराष्ट्र से, प्रिया कुमारी बोकारो झारखंड से और रोहित कुमावत राजस्थान से। सभी विजेताओं को विज्ञान प्रसार की ओर से ड्रीम 2047 का 1 वर्ष का मुफ्त सब्सक्रिप्शन व विज्ञान प्रसार की पुस्तकें दी जा रही हैं। इनके अलावा 10 और विजेताओं को सांत्वना पुरस्कार भेजे जा रहे हैं। हमारा आज का सवाल है, सुमियो इजीमा नामक वैज्ञानिक जिन्होंने सन 1991 में पहली बार कार्बन नैनो ट्यूब्स को देखा, किस देश के थे? ए चीन, बी दक्षिण कोरिया या सी जापान? आपका जवाब हमें 10 दिन के अंदर इस पते पर मिल जाना चाहिए। विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contest@vigyanprasar.gov.in। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें ज़रूर भेजिए या ईमेल कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in पर। अब स्पेस एलिवेटर से आपकी अंतरिक्ष की ट्रिप बेहद सस्ती हो जाएगी। आज जब कोई चीज स्पेस स्टेशन भेजी जाती है तब उसके चार्जेस 11 लाख रुपए प्रति किलो होते हैं, लेकिन भविष्य में स्पेस एलिवेटर की वजह से ये चार्जेस 75 रुपए प्रति किलो हो जाएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी की और भी कई सारी उपलब्धियों के बारे में हम अगले हफ्ते आपको बताएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। 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 अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में और किस तरह ये विभिन्न क्षेत्रों, खास तौर पर रोबोटिक्स में क्रांति लाने वाले हैं।